नोकझोंक हो गई। ये पुलिस विभाग की नासमझी कई जगह उजागर होती रही है, तो आपने मौके का माहौल समझा और तुरंत उस मामले का निस्तारण किया, क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य हैं, पुराने राजनीतिक हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनका अपना एक सम्मान है। और पुलिस का काम है कि वो कहीं भी सम्मान की दहलीज को जरूर सम्मानित तौर पर देखे रखे। और चौरसिया जी फिलहाल अभी तक इसमें सफल हैं और आने वाले दिनों में और बड़े ओहदे मिलेंगे, इसलिए ज्यादा सफल होने की स्थिति हम आंक सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो पत्रकार होता है उसका संबंध क्या है क्राइम रिपोर्टिंग के कंसर्न में। तो उसने क्या किया, थाने पर गाड़ी खड़ी की, थानाध्यक्ष से मिला, थानाध्यक्ष ने अपने थोड़ा सा हित को समझते हुए, अपने को थोड़ा सा बचाते हुए, अपने को थोड़ा सा आकर्षित करते हुए अपने ढंग से खबर बता दी। आपने बाइक स्टार्ट की, बढ़िया खबर मिल गई, आप चले गए, आपने लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आप उस खबर को 3-4 स्तर पर तफ्सीस करें तो सवाल करें किससे, एक फोन एसपी साहब को मिला ले, एसएसपी को मिला ले, कंसर्निंग सीओ को मिला ले, तफ्सीस करें। तथ्य जो बताए गए हैं ज्यादातर वो सच होंगे। अब तो प्रेस नोट पर आधारित जर्नलिज्म है तो आपको लिखना हो बाध्यता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्राइम का साथी हमारा जब थानों में जाता है या अधिकारी के बीच जाता है तो अधिकारी से खाली ये पूछता है कि फला फला अपराधी के खिलाफ एक्शन क्या हुआ, या इस आपराधिक गिरोह के खिलाफ अब तक पुलिस कहां तक पहुंची है। जबकि सर्विलांस इतना हाईटेक हो चुका है, अरविंद जी भी स्वयं विज्ञान पृष्ठभूमि के छात्र रहे हैं, इतना सर्विलांस हाई है, पुलिस के पास इतने नए इंस्ट्रूमेंट हैं, नई तकनीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तकनीकी विकास पुलिस के भी साथ जुड़ा है। अब ज्यादातर क्राइम रिपोर्टर क्या करते हैं, उस तकनीकी पहलू को छूते नहीं। अगर उसको छुए तो बहुत दिलचस्प चीजें उजागर होंगी और आपकी जर्नलिज्म में एक नई धार आएगी। और आप इस बात का भी ध्यान दें कि समाज में हर व्यक्ति को एक सम्मान मिला है संविधान के ही तहत। ऐसे में क्या करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए एक पहलू बता रहा हूं छोटा सा, आपने देखा कि कहीं किसी कोई मान लीजिए दुर्घटनावश किसी एक युवक की मृत्यु हो गई, पता लगा, आपने लिखा कि उसके पिता फला फला, उसका बाप फाता फला साइकिल से जा रहा था, वो वहां खा रहा था, उठ रहा था। ये असम्मानजनक टिप्पणियां और असंसदीय शब्दों में आते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। जब तक वो कानूनी तौर पर दोषी नहीं साबित हुआ, आप उसकी मानवीय संवेदना मर्यादा के साथ उल्लंघन नहीं कर सकते। इस बात का भी बहुत ख्याल रखें। आमतौर पर हम लोगों को ये भी दिखाया जाता, बताया जाता, और हमने इस बात को अपने लेवल पे भी इनिशिएटिव किया है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, खास करके जो प्रतिदिन का अखबार है, तो उसमें ये देखें कि कोई आपराधिक घटनाक्रम अगर है तो किसी भी अपराधी को हमें एक हीरो के तौर पर पेश करने से बचना चाहिए। कई बार उसका चरित्र छद्म तौर पर बहुत हीरोइज्म से भरा हुआ लग सकता है, लेकिन आपको ऐसी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा, समाज में भटकाव, नई धाराएं पैदा होती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से भटकी हुई एक धारा ही कहीं कहीं अपराध से जाके जुड़ती प्रशांत। इस बात का भी आप ख्याल रखें कि आपकी कलम से निकले हुए शब्द आपको शायद संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन समाज में बहुत व्यापक पैमाने पर असर छोड़ते हैं। ऐसे में हम, जैसे हम जागरण में हैं, तो हमने देखा है हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो नोएडा में, कानपुर में बैठते हैं, समय समय पर हमें शब्दों, नए नए शब्दों से रूबरू कराया जाता है। जैसे आप लोग लिखते हैं कि आरोपी फला 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 ऐसे ऐसे वारदातों में लिप्त था और ऐसे ऐसे रहा, जबकि हकीकत ध्यान से हिंदी में सोचेंगे तो आरोपी शब्द गलत है। आरोपी तो मतलब यह हुआ कि आरोप लगाने वाला। हम बात किसकी कर रहे हैं, जिस पर आरोप लगा है, तो दोनों विरोधाभासी शब्द हो गए। यानी आरोपित की बात हम कर रहे हैं, हमने उसको आरोपी बता दिया। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने योग्य है। और मैं दूसरी बात फिर कहता हूं, क्राइम रिपोर्टिंग का एक पार्ट है और आज की डेट में ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला क्षेत्र है। लेकिन इसमें एक मजेदार बात आई, एक रोमांचक मोड़ आया है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप आपराधिक खबरों को अपने नजरिए से पढ़ने लगे हैं। पहले क्या होता था कि लगभग जो एक उपन्यास मिड 80s में चलते थे, जिसमें आपराधिक चरित्रों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता था, हम उसके आईने को ओढ़ के और तब हम अखबार को पढ़ते थे। आज चीजें बदली हैं। आज आप आपराधिक खबरों को अपने अंदाज से पढ़ते हैं, अपने ढंग से एनालिसिस करते हैं। आपको पुलिस की भी बात पूरी सही नहीं लगती, आपको पत्रकार की भी बात पूरी सही नहीं लगती, यानी आप विश्लेषक के तौर पर अखबार को पढ़ने लगे। ये बहुत शुभ लक्षण है। ऐसे में क्या होगा कि कोई पूर्वाग्रह आप नहीं बनाएंगे और भविष्य में कहीं टिप्पणी आपको करनी हुई उस घटनाक्रम पे, उस पटकथा पर, तो आपकी टिप्पणी यकीनन सटीक होगी। ये बातें होती है। तीसरी बात यह है कि अगर आप जर्नलिज्म के छात्र हैं
तो अपने आप को ये माने कि आपने ताउम्र एक विद्यार्थी भाव अपना लिया। आप बहुत पढ़े, आप साहित्य भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, राजनीति की खबरें तो जरूर पढ़े, देश दुनिया में होने वाले वैज्ञानिक बदलावों को जरूर पढ़े। अब आप कहेंगे कि अपराध की खबर से इसका क्या लेना देना। कई बार ऐसा हुआ कि खेलकूद की कुछ खबरों पर किसी हमारे क्राइम के साथी ने कभी ऐसी टिप्पणी की समझने लगे, उसको ईडन गार्डन का ही नाम पता नहीं था। तो इतने अनभिज्ञ मत बनिए। क्राइम का ये मतलब नहीं है कि आपका संपर्क खाली पुलिस से है, आप समाज के प्रति बहुत ज्यादा जवाबदेह हैं। यानी पुलिस और समाज के बीच आपकी भूमिका बहुत संवेदनशील बन जाती है। कोशिश ये करें कि जब आप समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पर पुलिस अधिकारी के साथ बैठे तो समाज में हो रही अच्छी घटनाओं का भी जिक्र उस अधिकारी से साझा करें, क्योंकि एक अधिकारी को हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि समाज में कुछ सकारात्मक पहलू भी तैर रहे हैं, चल रहे हैं। ये चीजें होती हैं। मैं लखनऊ में था काफी दिनों तक, तो लखनऊ में जो हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट थे, शायद मनोज जी जानते होंगे, दिनेश पाठक, बाद में संपादक हुए, फिर बहुत और भी बड़े बड़े पदों पर रहे। क्राइम रिपोर्टिंग में बड़ा एक्सीलेंट काम उन्होंने अपने जमाने में किया। वो क्या करते थे, क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत छोटे छोटे वाक्यों में लिखते थे, बहुत सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते थे, और आईपीसी की तमाम धाराएं उन्होंने पढ़ी हुई थी, जैसे आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। जानकारी हमेशा आप लोगों को सुरक्षित रखेगी, आप लोगों को प्रभावी बनाएगी। ऐसे ही अभी जो एनबीटी के संपादक हैं, एनसीआर हेड है सुधीर मिश्रा जी, भी क्राइम रिपोर्टर थे लखनऊ में, बेसिकली क्राइम रिपोर्टर थे, जीजीपी कवर करते थे, मैं जानता हूं जब ब्रिजलाल साहब डीजीपी थे। फिर आज ये हुआ कि अब संपादकीय टिप्पणियां भी लिख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पर भी लिख रहे हैं, बहुत व्यापक क्षेत्र हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि क्राइम रिपोर्टिंग का एक पार्ट है, एब्सोल्यूट अपने आप में कोई एक अकेली भूमिका नहीं है। आप सब लोगों ने अगर ये सोचा हो कि शेखर सुमन की धारावाहिक को देख के किसी धारावाहिक को कि क्राइम रिपोर्टर का मतलब जासूस हो गया, जासूसी तो रिपोर्टिंग के हर विंग का अपना एक पहलू है। अब जासूसी कैसे करनी, आपको टार्च लेके नहीं करनी है ना, आपको सैटेलाइट छोड़ देना आसमान में, आपको नाक का नाक खुले रखने हैं, बात को ध्यान से सुनना है, आपके मन में कौतूहल जरूर, कौतूहल मर गया जर्नलिज्म समाप्त, खत्म, कुछ नहीं बचता उसके बाद। यानी हर चीज को देखकर जानने की जिज्ञासा आपके मन में अगर उठती है, अपने को खुद टटोलिए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, ये घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे क्या हो सकता है, अच्छा उसके पीछे क्या हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, तमाम पहलुओं पर आप ही सोच डालिए। कई बार ऐसा हुआ, हमारे कई क्राइम रिपोर्टर साथी इतने मेधावी थे कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे बैठकर पूरे उस सिलसिले को समझा कि मेरी समझ में तो यहां तक आ रहा, होना क्या क्या चाहिए, क्या क्या और हो सकता है। तो मैं लखनऊ की जर्नलिज्म के आधार बता रहा हूं, बहुत नए पहलू उन्होंने बताए अपराधियों के बारे में कि अपराध का एक एक स्वरूप ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आप हैं, भविष्य में जाएंगे। विज्ञान को बहुत पढ़ें, राजनीति को बहुत पढ़ें, हिंदी भाषा, जब आप हिंदी के पत्रकार हैं तो भाषा में कोशिश करें कि जो सतही तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन जो प्राथमिक भाषा का जो स्वरूप है, साहित्य का जो प्राथमिक स्वरूप है, उससे जरूर आप परिचित हो, उससे जरूर रूबरू हो। अन्यथा आपकी शाब्दिक ताकत बिखर जाएगी और आप कुछ की जगह कुछ लिख देंगे और शब्दों के परिमार्जन के साथ आप निश्चित जुड़े। मैं तो कहता हूं, आप लोग भोलानाथ तिवारी एक हिंदी की भाषा के बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने लिखा है कि शब्द जो है आपस में शादी करते हैं, शब्द बच्चे पैदा करते हैं, शब्द रिश्तेदारियां करते हैं, शब्द गांवों तक पहुंचते हैं, शब्द गांव में जाके बदलते भी हैं। उनकी अपनी परिभाषा है। मेरा आग्रह है कि उस किताब को भी पढ़ें जिसमें हिंदी भाषा, उसके पर्यायवाची, तत्भव, तत्सम, अलंकार, छंद और दोहा के बीच के अंतर, आप हिंदी साहित्य को भी पढ़ डालिए। मैं कहता हूं क्राइम रिपोर्टिंग करें, विज्ञान करें, राजनीति करें, खेल कूद करें, आपका काम बहुत एक्सीलेंट होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी घटनाक्रम पे जाएं, किसी स्पॉट पे जाएं कवरेज में, आप इस बात का ध्यान दें कि वहां मौजूद लोगों का स्वरूप क्या है, उनसे पता करें कि इसके पीछे की घटनाक्रम क्या है। कई बार कोई घटनाक्रम के पीछे की बातें कुछ और निकल के आती हैं। ये सारी चीजों को समेटना सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट का काम है। और जर्नलिस्ट जब बाइक चला के सबसे मैटर कलेक्ट करके घर के बीच लौटता है, उस बीच में वो अपनी खबर को आकार देता है अपने दिमाग में। इस बात का ध्यान दें। आपने जो बीच में आके आकार दिया, अपने वरिष्ठों से साझा किया, कोशिश ये करें कि किसी भी शब्द से किसी भी व्यक्ति की मनसा को चोट न पहुंचे, उसकी नीयत को चोट न पहुंचे। आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, आप जज नहीं है, आप कानूनधीश नहीं है, आप वर्डिक्शन नहीं कर सकते,
आप एक एंगल पुलिस का, एक एंगल घटनाक्रम का, एक एंगल अपराध होने के स्वरूप का लेकर, और थोड़ा सा उसमें इसलिए कि पुलिस समाज के साथ समाज के रक्षक के रूप में रहती है, एज देते हुए थोड़ा सा ये करें, क्योंकि अपराध को नियंत्रित करना ही हमारा, आपका, पुलिस का, हमारे माता पिता का, हमारे शिक्षकों का, सबका मकसद कहीं न कहीं जुड़ के यही जाता है। ऐसे में कोशिश ये करें कि अपने शब्दों को इस प्रकार से नियंत्रित करें, अनुशासित करें कि कोई आहत भी ना हो, आप अपनी बात भी कहें। और बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, पत्रकार तो बहुत निडर होता है, लेकिन निडर का ये मतलब नहीं कि आप किसी से भिड़ जाइए, किसी से आप दुर्व्यवहार पर उतारू हो जाए, कतई मतलब नहीं है। साहस के साथ चीजों को सुने, किसी घटनाक्रम पर पहुंचे, विभत्स से विभत्स घटना को भी देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं हत्या हुई, कोई वारदात हुई, कोई विभत्स घटना हुई, कोई विक्षिप्त लाश, कोई ऐसी कटी फटी लाश मिल गई, आपने उसको उठा कर अखबार में छाप दिया। नहीं, आपकी सुबह, आपके खूबसूरत दिन के आगाज का प्रथम चरण है। आप जिसको सुंदर बनाएं, विचारों से भी, अभिव्यक्ति से भी, पठन पाठन से भी, स्वभाव से भी। ऐसे में इसीलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह इस प्रकार के कृत अखबार में ऊपर ना आए, बिल्कुल सामने न पड़े। हम बच तो नहीं सकते उससे, लेकिन फिर भी बिल्कुल सामने न पड़े, तो जो हमारी मनोव स्थिति को झकझोर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये चीजें धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, नए एंगल पर जा रही हैं। मेरा मतलब सिर्फ अभी इतना है, अगर आप लोग में से कोई भी क्राइम रिपोर्टिंग पर लालायित हैं, कोशिश करें आईपीसी की धाराएं पढ़ें, कानून को भी जाने, पुलिस के भी एंड से चीने होने वाली ड्यूटीज को जाने, अपनी ड्यूटीज भी जाने, अपने हिंदी को पढ़ें। रोज अखबार के कम से कम 10 खबरों को बहुत नीचे से ऊपर तक सिस्टमेटिकली पढ़ें। हमने इंट्रो कैसे बनाया, हमने बीच में क्या लिखा, क्रॉसर हमने क्या निकाला, क्या हम ये भी निकाल सकते थे, अपने से ही प्रश्न करते रहे। मेरा दावा है कि अगर आप इस प्रकार की मनस्थिति से गुजरते हैं और कुछ चीजों को अमल में लाते हैं, आप 1 महीने में बड़े शुद्ध पत्रकार बन के निकलेंगे, जैसे कंचन का आया होकर निकलना। अद्भुत जर्नलिस्ट बनेंगे। और अधिकतम सवाल आप अपने आप से पूछिए। पुलिस से, जब पुलिस अधिकारी से सवाल पूछे तो पहले खटखटा लें कि एसपी साहब, मैं फोन कर रहा हूँ, आपसे भी बात हो सकती क्या, 2 मिनट का समय है क्या? क्योंकि ये लोग ज्यादातर मीटिंग में रहते हैं और हम यहाँ से नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आदमी किसी को आप इरिटेट करेंगे तो सूचनाओं का संवाद आपसे वो कम कर लेगा। आप उसको पॉजिटिव रखें, उसको खुला छोड़ें, उन्मुक्तता दें, उसके अंदर उत्कंठा पैदा करके छोड़ दें, वो लपक कर आपको खबरें बताएगा, क्योंकि वो घटनाक्रम को बताएगा, आप उसमें से खबर ढूंढ लेंगे। ये वो चरण है जिसको बड़ी खूबसूरती से आपको निभाना है। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है कि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग आपकी अच्छी होगी। अन्यथा तो अधिकारी जो बताएगा वही सुनकर आप घर लौट आएंगे। अधिकारी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते समय इस बात का ध्यान दें, उसकी बात को बीच में ना काटें, पूरी बात सुने, सुनकर फिर उस प्रश्न से उसको रिलेट करें, और फिर इस प्रकार का एक वातावरण बनेगा जो आपकी पत्रकारिता को बहुत मजबूती देगा। तो प्रशांत सर ने हमें फिर एक बार मौका दिया। मैं बहुत अच्छा मुझे लगा आप लोगों से संवाद करके। जर्नलिज्म इतना व्यापक शब्द है कि इससे सुबह से शाम तक धारा प्रवाह बोला जा सकता है, और आप सब साथी हम लोगों से ज्यादा मेधावी पत्रकार साबित होंगे। अगर जर्नलिज्म में कभी नहीं भी गए, जनसंपर्क के किसी अन्य विभाग में भी गए, मेरा इतना आग्रह है, परामर्श है, आप सब छोटे इसलिए परामर्श का दायित्व ज्यादा है हमारा। पढ़े जरूर, रोजमर्रा की घटनाक्रम से वाकिफ रहें। टेलीविजन और ई प्लेटफॉर्म या आप अपने जो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे ही निर्भर न रहें। हार्ड जो स्टडी है पुस्तकों वो करें, अपने नोट्स को देखें। कभी कभी प्रतियोगिता दर्पण भी हाथ में आ जाए तो ऐसा नहीं कि यार कंपटीशन से मेरा क्या मतलब, उठा के बाहर कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको हर नई चीज कौतूहल जगाएगी, आपको परमार्जित करेगी, आपको खूबसूरत बनाएगी, आप अंदर से खूबसूरत बनेंगे। कभी किसी पहलू को आप पढ़ के जाइए। मान लीजिए हस्तिनापुर सेंचुरी बगल में है, पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मुझे यकीन है कि 99% लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपने जानना ही नहीं चाहा कि हमारे आसपास बिखरी हुई विशेषताओं में ताकत कितनी है। 5-6 जिलों को छूटी हुई है। आज जैसे चीता आया है मध्य प्रदेश में, आज पूरे देश के सारे चैनल और सारे मीडिया समूह उसके साथ खड़े हुए हैं। अब कई बार हम ये भी सोच सकते हैं यार एक चीता ही तो आ गया, ऐसी क्या बात है। ऐसे तो सोचेंगे तो एक अपराधी हो गया, क्या बात है, एक डांग ही तो पकड़ा गया, क्या बात हो गई। अगर आपका अप्रोच ऐसा ही रहा, बड़ा काम चलाऊं सा, तो फिर किसी भी घटनाक्रम पर आप चौंकेंगे नहीं। और जब आप चौंकेंगे नहीं, जब आपके अंदर जिज्ञासा की कोई भावना उठेगी नहीं, यकीन करिए कि फिर आप प्रस्तर खंड हैं। मानव बने, मानव रहिए, संवेदनात्मक बनिए। ऐसे में क्या है कि आप अगर क्राइम के रिपोर्टर हैं, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक
कारोबार इस क्षेत्र में हो रहा, मान लीजिए नरोरा परमाणु बिजली घर में ही कुछ नई चीज आई, एक और एक्सटेंशन हुआ, आपने सोचा नहीं यार ये तो जो साइंस देखता है उसका काम है और लोग देख लेंगे। ऐसा क्यों भाई? आप क्यों नहीं जान सकते? परमाणु बिजली घर क्या उत्तर प्रदेश में एक ही क्यों है? बनाने में समय कितना लगता है? इसकी कितनी लेयर की दीवारें क्यों खड़ी की जाती है? क्या रेडिएशन का खतरा इतना है कि 20 दीवारों के बाद भी हम तक पहुंच सकता है? ये कोई, आप अपने आप को आबद्ध मत करिए किसी सीमा से। जर्नलिज्म का मतलब है खुलकर रहे आप, बड़ा दायरा आपका सोच का व्यापक हो, आपकी विचारधारा का व्यापक हो, और ये तब होगा जब आपके ज्ञान का दायरा बड़ा होगा। और ज्ञान का दायरा सिर्फ तब बड़ा होगा जब ज्ञान के स्रोतों को आप लपकेंगे, अन्यथा तो दुनिया बड़ी तेजी से निकलती जा रही है। और वही हालात है, सैयदा फाजली साहब ने कहा कि रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ अपनी लाश का खुद बाजार आदमी, फिर भी तनाइयों का शिकार आदमी, घूमते रहिए क्या फर्क पड़ता है? लोगों से इन्वॉल्व होइए, कितना इन्वॉल्व होइए, इंटरेक्शन, संवाद से खूबसूरत चीज तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। और संवाद में आप होता क्या है कि जब हम संवाद उसको समझते हैं जो मोदी जी पुतिन जी के बीच में हो रहा है, ऐसा नहीं, हमारे आपके बीच में भी जो होता संवाद है। और संवाद को आप, मेरा ऐसा मानना है कि लगभग में ना छोड़ें, किसी फिनिशिंग मोड में ले जाके छोड़ें। लगभग की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर बन गई तो हम किसी चीज को लगभग में बात करने लगेंगे, फिर हम असमंजस में रहने लगेंगे, जिसको कंफ्यूजन कहते हैं, फिर हम निष्कर्षात्मक नहीं रह जाएंगे। हमारे व्यक्तित्व का एक पहलू लचर होता चला जाएगा। किसी भी घटनाक्रम पे, पटकथा पर, व्यवस्था पर हम निष्कर्ष नहीं बना पाएंगे। तो व्यक्तित्व को निष्कर्ष की तरफ ले जाइए। निष्कर्ष क्विक नहीं होना चाहिए, कई चरण उसके होने चाहिए, जिसको आप सरल भाषा में चिंतन मनन कहते हैं। उसके बाद आप उस चरण तक पहुंचे। तो जर्नलिज्म और क्राइम का संबंध बहुत अपने आप में खूबसूरत भी है। बहुत बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टर ऐसे रहे हैं जिन्होंने पुलिस को बहुत सूचनाएं दी, पुलिस के अधिकारियों से उनकी बहुत अच्छी आपसी मिलीभगत थी, सामंजस्य था, समन्वय था। मिलीभगत को आप नकारात्मक शब्द समझ, सामंजस्य में ले लें। और खूबसूरत समाज के निर्माण में इन दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान है। ये एक ऐसी ओजोन छतरी है पुलिस और पत्रकार की, जिसके नीचे समस्त समाज बड़ा सुरक्षित महसूस कर सकता है। तो ये एक संवेदनशील और शानदार भूमिका के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो मेरा पुनः पुनः एक मंत्र है, अपनी जुगुप्सा, अपने जिजीप्सा को शानदार रखें, धारदार रखें, खूब पढ़ें और अलग अलग विषयों पर खूब संवाद करें, अधिकारियों से बेहतर बात करें। और जब आपके पास ज्ञान होगा तो हर अधिकारी आपसे बात करके स्वयं भी आनंदित महसूस करेगा। पत्रकारिता का महामंत्र ये है। धन्यवाद।